वेलकम बैक फ्रेंड। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विवेक। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आज हम देखने वाले हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे कि कैपिटल जी क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है और एक्चुअली ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो किसने दिया था। तो ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन थे, ये जो लॉ है किसने दिया था? हमारे ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन साहब ने ये लॉ दिया था। ओके, तो आज हम देखेंगे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप जो डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास दो बॉडीज है। ओके, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि अगर यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी है, ओके, जिसका मास m1 है और दूसरे का मास m2 है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, या तो आप डिस्टेंस को r से डिनोट कर सकते हो या तो डिस्टेंस को आप d से डिनोट कर सकते हैं। तो अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस d या तो r है तो वो क्या करेंगे, ये दोनों बॉडी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। यही ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है। ओके, तो यहाँ पे मैं सिंपली इस डायग्राम में दिखाना चाहता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉडी है A जिसका मास है m1 और हमारे पास एक दूसरी बॉडी है जिसका नाम है B जिसका मास है m2, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है r, या तो r से डिनोट कर सकते हो या तो आप d से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स आता है और जब ये अट्रैक्टिव फोर्स लगता है तो क्या करेगा, A B के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा और B को अपनी तरफ खींचेगा, और B क्या करेगा, A के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा और A को अपनी तरफ खींचेगा। तो अल्टीमेटली ये जो बॉडी होती है एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और नजदीक आ जाते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, इसी को ही एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये जो फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है या उसका फार्मूला क्या होता है। ओके, तो दोनों के बीच का जो फोर्स होता है वो होता है अट्रैक्टिव फोर्स। तो फोर्स दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है रिपल्सिव फोर्स और दूसरा होता है अट्रैक्टिव फोर्स। तो यहाँ पे जो फोर्स काम कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है बिकॉज दो बॉडी एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फोर्स लिखते हैं कि ये जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस होता है। मतलब दो बॉडी का जो मास है, पहले बॉडी का मास और दूसरे बॉडी का मास, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो फोर्स आ जाएगा। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 क्या आता है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब क्या होता है, जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतना फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कैसा है, जितना ज्यादा मास बढ़ेगा उतना ज्यादा फोर्स भी बढ़ेगा। ठीक है, ये होता है हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग। अब हम क्या करते हैं, जब मैं दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देता हूं तो हमारे पास एक लास्ट इक्वेशन आ जाती है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 लिखते हैं। नाउ व्हेनेवर वी रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन, हमारे पास एक कांस्टेंट लेना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेते हैं जिसे हम कैपिटल G से डिनोट करेंगे। ओके, तो जैसे भी यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल्स टू, और हमारे पास कैपिटल G आ जाएगा और बाकी जो फार्मूला होगा m1 into m2 जैसे वैसे लिख देंगे। ठीक है, आज का दैट इज इक्वेशन नंबर 4। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो कैपिटल G है इसे हम क्या बोलेंगे। ये तो हमारे पास जो कैपिटल G होता है इसे बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये जो कैपिटल G होता है जिसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है क्या? तो ऑब्वियसली यस, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.673 into 10⁻⁻11। तो यहां तक तो हम पहुंच गए, लेकिन अगर हमें पूछा जाता है कि ये जो कैपिटल G है दैट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या इसका यूनिट होता है? तो ऑब्वियसली इसका भी यूनिट होता है। तो इसका फार्मूला भी निकालने की कोशिश करेंगे। तो G का फार्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं, हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 4 है वैसे लिखते हैं, और ये जो G है तो यहाँ पे G है, R को इधर ट्रांसफर करते हैं तो फोर्स इंटू R का स्क्वायर अपॉन m1 into m2, ये फार्मूला आ गया। उसी फार्मूला को मैं यहाँ पे लिखूंगा। सो G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू R स्क्वायर अपॉन m1 into m2। नाउ अब हम क्या करते हैं, ये तो फार्मूला हो गया। ओके, अब हम क्या करते हैं कि ये जो कैपिटल G है इसका यूनिट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो हमें पता है फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। R क्या होता है, R होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ, और ऑब्वियसली हमें पता है कि लेंथ का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। तो यहाँ पे R का स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लेते हैं मीटर का स्क्वायर, और हमारे पास क्या है, यहाँ पे मास है, एंड हमें पता है कि जैसा यूनिट जो मास होता है वो होता है किलोग्राम। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास टू टाइम्स मास है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, kg स्क्वायर। तो हमारे पास G का यूनिट मिल जाता है
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू आती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 और हमारे पास जो जी का जो यूनिट आता है वो आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो हमेशा याद रखना है ये जो फोर्स होता है, मतलब सिंपली मीनिंग क्या होता है कि अगर मैं किसी एक बॉडी का मास इंक्रीज कर देता हूँ तो ऑब्वियसली फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर मैं दोनों के बीच का जो डिस्टेंस इंक्रीज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल फर्स्ट बॉडी और ये सेकंड बॉडी, ये जितना दूर जाएंगे उनके बीच का जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। ओके, तो इसे बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बट अगर मैं ये पहली बॉडी और ये दूसरी बॉडी इन दोनों का मास बढ़ा देता हूँ तो ऑब्वियसली उनके बीच का जो फोर्स है वो बढ़ जाता है। तो यही होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।